नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है आमाशयी अम्लता और इसकी यौगिक चिकित्सा। सबसे पहले अब हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि आमाशयी अम्लता है क्या। आमाशयी अम्लता की समस्या आमाशय प्रदेश से स्रावित तेजाबीय रसों तथा छोटी आंत से ऊपरी भाग में स्रावित क्षारीय प्रकृति के पाचक रसों के असंतुलन से उत्पन्न होती है। यद्यपि आमाशय की दीवारों से स्रावित तेजाब प्रतनक की पाचन क्रिया हेतु तथा जीवाणुओं को मारने हेतु आवश्यक होता है, लेकिन जब तक तेजाबीय रस को पित्ताशय का रस, अग्नाशय का रस एवं छोटी आंत की दीवारों से स्रावित पाचक रस प्रतिकारित करने में असमर्थ होता है, तभी आमाशयी अम्लता के बाह्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब उपरोक्त स्थिति बिना भूख भोजन करने, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने, अतिशीघ्रता युक्त आहार्य सेवन, भोजन के समय नकारात्मक भावनाओं का अत्यधिक प्रादुर्भाव व भोजन की अनियमितता आदि से उत्पन्न हो सकती है। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है आमाशयी अम्लता के। तो सबसे पहला है उदरीय प्रदेश पीड़ा सहित छाती व गले में जलन, प्राकृतिक भूख की कमी व मंदाग्नि, पेट का अफरा के साथ फूलना, खाने के पश्चात खट्टी व कड़वी डकारों का उत्पन्न होना, उदर प्रदेश का भारीपन, खाने के पश्चात उल्टी आने की अनुभूति के साथ गले व छाती में जलन महसूस होना, अपच की अनुभूति के साथ कभी कभी मरोड़ या पेचिश की शिकायत होना, मल निकासी के समय अधपचे भोजन का निकलना, जीभ का स्वादहीन होना, खाने के बाद मानसिक व शारीरिक बेचैनी होना, कब्ज की शिकायत, जीभ पर छाले निकलना, शारीरिक व मानसिक कार्य हेतु उत्साह की कमी, भारीपन के साथ साथ शरीर का गिरा सा रहना, रक्त अल्पता व चर्म का पीला पड़ना, अपच व अजीर्ण से शरीर का पोषण न होने के कारण अनियमित रूप से भूख व प्यास लगना, शौच निवृत्ति के समय गुदा द्वार पर दाह या जलन की अनुभूति, भोजन में अरुचि, अनियंत्रित लार स्राव, भोजन निगलने में कठिनाई और अनियमित उल्टी की अनुभूति या उल्टी होना या उल्टी के उपरांत ही आराम मिलना। अब हम इसके कुछ कारणों के बारे में जानते हैं। किसके कारण क्या क्या है। आमाशयी अम्लता की विकृति मनुष्य के असंयमित जीवन, तनावयुक्त वातावरण, अत्यधिक व्यस्तता, भौतिकवादिता, अत्यधिक महत्वाकांक्षा इत्यादि के परिवेश में होता है। अब इसके कारण हमें भिन्न भिन्न प्रकार से बताए गए हैं, जैसे आहार्य कारण भी है और इसके अलावा भी अन्य दूसरे कारण हैं। तो पहले हम आहार्य कारण जान लेते हैं कि अत्यधिक भोजन, बिना भूख भोजन, पहले खाए हुए भोजन को पचाए बिना आहार्य द्रव्य ग्रहण करने की मनोवृत्ति से, अत्यधिक रूप से वसायुक्त पदार्थ जैसे पूरी, छोले भटूरे, पकोड़े, टिक्की, समोसे इत्यादि के सेवन से, अत्यधिक रूप से मैदा युक्त भोजन जैसे नूडल, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि के अत्यधिक सेवन से, और अति मात्रा में मसालेदार, अम्लता युक्त, तीखे चरपरे भोजन के ग्रहण से, पानी की कमी से, भोजन उपरांत अति मात्रा में पानी ग्रहण करने से उत्पन्न मंदाग्नि के कारण, भोजन की अनियमितता से, असंतुलित आहार ग्रहण करने से, भोजन के समय मानसिक तनाव रूपी नकारात्मक भावनाओं से, भोजन को अच्छी प्रकार चबाकर ग्रहण ना करने से, रात्रि भोजन देरी से करने से, खाने के तुरंत बाद नहाने की प्रक्रिया से, खाने के बाद शारीरिक या मानसिक श्रम करने से, स्वच्छ हाथ, मुख, गुहा, बर्तन आदि का उपयोग न करने से, अत्यधिक उपवास से, चाय कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन से,
अत्यधिक मांसाहारी भोजन ग्रहण करने से, अत्यधिक कब्जीय पदार्थ जैसे पूरी, राजमा, सरसों के साग के सेवन से, अत्यधिक मात्रा में मधुर व नमकीन पदार्थ से। अब हम इनके कुछ अन्य कारण जो जान लेते हैं क्या क्या है। तो अत्यधिक धूम्रपान व मदिरापान से, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि कारणों से उत्पन्न मानसिक तनाव से, औषधियों के पार्श्वीय प्रभाव से जैसे दर्द निवारक गोलियां, एंटीबायोटिक्स हो गया है, स्टेरॉइड्स हो गया इत्यादि, विलासितापूर्ण व आरामदायक जीवन यापन से, व्यायाम की कमी से, भोजन उपरांत मैथुन या सहवास की प्रवृत्ति से, भोजन उपरांत व्यायाम या खेलकूद की प्रवृत्ति से। अब हम इसकी यौगिक चिकित्सा के बारे में जानते हैं कि इसकी हम अब चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मनोवैज्ञानिक संसाधन द्वारा इसका चिकित्सा कर सकते हैं। चूँकि आमाशयी अम्लता के उद्भव में नकारात्मक भावनाओं के आधिक्य से उत्पन्न मानसिक तनाव एक प्रमुख कारण है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इस तनाव रूपी कारणीय तत्व का प्रभावशाली ढंग से निवारण हो सके। नकारात्मक भावनाओं के नियंत्रण हेतु योग चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी को सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि यम एवं शौच, संतोष आदि नियम के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर उनकी व्यवहारिक उपयोगिता समझाने तथा पालनीय निर्देश करे। विशेष तौर पर भोजन करते समय नकारात्मक भावनाओं के संवेगों पर नियंत्रण कर मन को संयमित करे और सकारात्मक सोच के साथ पाचक रसों को स्रावित होने दे। यम नियम के पालन के साथ साथ चिकित्सक को चाहिए कि जीवन शैली में बदलाव कर खान पान संबंधी आचरण को सुधारें, क्योंकि दोषपूर्ण खान पान आदतों से ही आमाशयी अम्लता की तीव्रता में वृद्धि होती है तथा योग चिकित्सा के संसाधन प्रभावशाली नहीं हो पाते। अग्रिम योग अभ्यासों के प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समयानुसार नियमितता के साथ भोजन करना, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना, उचित रूप से चबाकर भोजन करना, शांत चित्त होकर एकांत में भोजन करना, भोजन करते समय बातचीत करना, अखबार पढ़ना, अध्ययन कार्य करना, दूरदर्शन के कार्यक्रम देखना आदि में व्यस्तता ना रखे, अपितु भोजन में ध्यान रखकर भोजन की स्वादिष्टता का रसास्वादन कर उपयुक्त रूप से पाचक रसों को निकलने दे। इसके उपरांत स्वादवश अत्यधिक भोजन ना करे, अपितु मिताहारी बने, अर्थात जीने के लिए खाए, ना कि खाने के लिए जिए। भोजन के प्रारंभ में मधुर आहार, मध्य में नमकीन व अम्लीय तथा भोजन के अंत में कटु, तिक्त, कसाय रस वाले भोज्य पदार्थ ग्रहण करे। अत्यधिक रूप से या खाली पेट नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, तंबाकू, धूम्रपान, मदिरापान आदि ना करे। चाय, कॉफ़ी अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करे, अपितु मौसम एवं आवश्यकता अनुसार ग्रहण करे। अत्यधिक वसा युक्त, मैदा युक्त, तले भुने पदार्थ तथा मसालेदार भोजन करने से बचे। अत्यधिक उपवास ना करे, अत्यधिक रूप से कब्जीय पदार्थों का सेवन ना करे, दूषित हाथों एवं बर्तनों में भोजन ना करे, क्योंकि संक्रमित भोजन करने से आमाशय की भित्ति से अत्यधिक अम्ल स्रावित होता है। मंदाग्नि से बचाव हेतु खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। अजीर्ण एवं अपच से बचाव हेतु भोजन उपरांत स्नान प्रक्रिया, मानसिक व शारीरिक श्रम, सहवास एवं अध्ययन कार्य में संलिप्त ना हो, अपितु 1-2 घंटे के अंतराल पर उपरोक्त कार्य करे। सायंकालीन भोजन देरी से ना करे। अम्लीयता व क्षारीयता के संबंध में व आहार्य घटकों के संदर्भ में संतुलन बनाकर रखे। पहले ग्रहण किए गए भोजन को पचाए बिना आहार ग्रहण ना करें। ये हो गई मनोवैज्ञानिक संसाधनों द्वारा जो पहला हमारा चिकित्सा का
बिंदु है वह है मनोवैज्ञानिक संसाधन द्वारा। अब हमारा दूसरा बिंदु है षटकर्मीय चिकित्सा, कि षटकर्मों के द्वारा हम आमाशयी अम्लता की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है कि जो षटकर्म आमाशय प्रदेश की अम्लता को बाहर निष्कासित करने में सहायक होते हैं, उन्हें प्रयोग में हमें लाना है। जो षटकर्म जठराग्नि की वृद्धि कर आमाशयी प्रदेश की अम्लता को प्रतिकारित करने में सहायक होते हैं, उन्हें प्रयोग में लाना है। रोग की अत्यधिक तीव्रता में आहार नली की अशुद्धियों को दूर करने हेतु षटकर्मों को उपयोग में लाना है। आमाशयी अम्लता से उत्पन्न स्वर प्रवाह के असंतुलन को दूर करने में लाभकारी षटकर्म तथा प्राणायाम की तैयारी हेतु प्रयोग में होने वाले षटकर्मों को निर्देशित करना है। अब मुख गुहा की शुद्धि में जो षटकर्म सहायक हो, उन्हें निर्देशित किया जा सकता है। अब जो सिद्धांत, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर आमाशयी अम्लता के उपचार हेतु रोगी की क्षमता अनुसार रोगी को हम भिन्न भिन्न षटकर्म करें, जैसे मुख गुहा शोधन हेतु दंत मूल धौती कराए, जिह्वा मूल धौती कराए। प्राणायाम की तैयारी व स्वर प्रवाह असंतुलन को दूर करने हेतु हम जल नीति करा सकते हैं, सूत्र नीति करा सकते हैं, कपालभाति करा सकते हैं। अम्लीय पदार्थों के निष्कासन हेतु हम वमन धौती, कुंजल, गजकरणी, दंड धौती, विशेष तौर पर भोजन के 1.5-2 घंटे उपरांत बाघी क्रिया के रूप में वमन धौती, जठराग्नि प्रदीप्त करने हेतु अग्निसार क्रिया और नौली, आहार नली की शुद्धि हेतु वारिसार धौती, संघ प्रक्षालन, जलबस्ती। अब तीसरा मुख्य बिंदु है हमारा आसनीय चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है। तो इसमें है कि आमाशयी अम्लता के उपचार हेतु आसनों विशेष का उपयोग करने से पूर्व रोगी को शरीर अनुकूलित करने वाला अभ्यास क्रम व आसनों का प्राथमिक अभ्यास क्रम रोगी की आयु, बल, लिंग, देश आदि का ध्यान रखकर करवाना चाहिए। अब इस निर्देश को अपनाने से शरीर की मांसपेशियां व संधि स्थल आसन विशेष के अभ्यास के लिए तैयार हो सकेंगे। आमाशयी अम्लता के उपचार हेतु विशेष आसनों का चयन हमें कुछ सिद्धांतों के द्वारा आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि पाचन क्रिया संबंधी अंगों को सक्रियता प्रदान करने वाले आसन, अब पाचक रसों के निर्माण में वृद्धि करने वाले आसन, जठराग्नि प्रज्वलित करने वाले आसन, पाचक अंगों की तरफ प्राण संचार करने वाले आसन, सूर्य स्वर संचालन में सहायक आसन। अब ये आसन कौन कौन से हैं? तो पवन मुक्तासन, हलासन, नौकासन, भुजंगासन, सलभासन, मत्स्यासन, धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन आदि आसन है। अब इसके बाद जो चौथा बिंदु है वह है प्राणायाम चिकित्सा। तो अब शरीर के पित्त दोष को शांत करने वाला प्राणायाम, जिससे आमाशयी अम्लता में कमी आए, जैसे शीतली, शीतकारी, जठराग्नि की वृद्धि करने वाले प्राणायाम जैसे सूर्य भेदन, उज्जाई, भस्त्रिका प्राणायाम, रोग की उत्पत्ति से उत्पन्न स्वरों के असंतुलित प्रवाह को ठीक करने हेतु जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मानसिक तनाव को प्रतिकारित करने हेतु अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम। अब इन सभी प्राणायामों का जो अभ्यास है हमें 10 से 15 मिनट तक के अवश्य करना चाहिए। पांचवा जो बिंदु है वह है
मुद्रा चिकित्सा। तो वे मुद्राएं जो जठराग्नि प्रज्वलित करने तथा पाचक अंगों की तरफ प्राण संचार में वृद्धि करने में सहायक होती है, उन मुद्राओं का अभ्यास आमाशयी अम्लता के उपचार में सैद्धांतिक रूप से हो सकता है। जैसे विपरीत करणी मुद्रा पाचक रसों के संचय करने में सहायक होती है। मूल बंध है, उड्डयन बंध मुद्रा, महाबंध मुद्रा और महामुद्रा जठराग्नि को प्रज्वलित कर पाचक अंगों के में प्राण संचार की वृद्धि करवाकर अम्लता को दूर करने में सहायक होती है। अपान मुद्रा एवं अपान वायु मुद्रा का अभ्यास हमें 15 से 30 मिनट तक के भोजन उपरांत करना चाहिए। यह अत्यंत ही लाभदायक होंगी। अब छठवां जो मुख्य बिंदु है वह है ध्यान। नकारात्मक भावनाओं के संवेग से उत्पन्न मानसिक तनाव को प्रतिकारित करने हेतु 15 से 30 मिनट या अधिक अवधि के लिए शिथिलीकरण के अभ्यास जैसे कि योग निद्रा, अजपाजप, प्राण धारणा इत्यादि तथा इष्ट देव आधारित मंत्र जाप एवं मनन चिंतन आधारित इष्ट देव अवलोकन करना है। 7वां बिंदु है आहार्य चिकित्सा। आमाशयी अम्लता की चिकित्सा हेतु आहार्य चिकित्सा संबंधी खान पान शैली में बदलाव के साथ साथ पथ्य अपथ्य आधारित आहार्य निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। अर्थात जो आहार्य द्रव्य आमाशयी अम्लता में वृद्धि करते हैं वे अपथ्य है तथा जो आमाशयी अम्लता में कमी करते हैं या साम्यता रखते हैं उन्हें पथ्य आहार्य द्रव्य कहा जाता है। अब इसमें अपथ्य आहार्य द्रव्य कौन से है कि नए चावल, नए गेहूँ, घी, देसी घी, तेल, मक्खन, मिर्च, मसाले, मद्य, सिरका, चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, खट्टे फल जैसे संतरा और नींबू, कब्जीय पदार्थ जैसे सरसों का साग, फूल गोभी, अरबी, भिंडी, राजमा, उड़द की दाल इत्यादि। अब मूंगफली, पिज़्ज़ा, नूडल्स, बर्गर, पैटीज, समोसा, पूरी, भटूरे इत्यादि। अब पथ्य आहार्य द्रव्य कौन से हैं? पुराने गेहूँ, पुराने चावल, मूंग, मसूर, अरहर की दाल, जौ, चना, चीनी, केला, शहद, परवल, करेला, घिया, तोरी, टिंडा, काशी फल, बैगन, अनार, आंवला, नारियल का पानी, ठंडा दूध, शरबत, दलिया, साबूदाना, सिंघाड़ा, पपीता, खीरा, तरबूज, खरबूज, मूली, शलजम, बथुआ, हरा धनिया आदि अन्य। अब खान पान संबंधी निषेधात्मक व सकारात्मक आचरण नियमावली का उल्लेख उपचारीय दृष्टि से प्रथम चरण में मनोवैज्ञानिक संसाधनों के रूप में वर्णित किया जा चुका है। अब उनका भी आहार्य चिकित्सा में समुचित पालन पथ्य अपथ्य आधारित निर्देशों के साथ आवश्यक है। अन्य आहार ग्रहण करने संबंधी नियम हमने आहार नियमावली में भी जाना है। जैसे आहार नियमावली के बारे में हमने समय काल देश के हिसाब से किस प्रकार हमें आहार का सेवन करना है उसमें जाना है। तो इस प्रकार आमाशयी अम्लता तथा इसके यौगिक चिकित्सा इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।